गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री की बुक में हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह की जो रिवॉल्यूशंस है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो रिवॉल्यूशंस हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी इसके अंदर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड नाम से ना, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम एक चीज़ देखते हैं कि रिवॉल्यूशन क्यों होती है, ठीक है। एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि कहीं कोई भी होता है, कोई भी जगह होती है, वहाँ पे रिवॉल्यूशन क्यों होता है, ठीक है। तो इसका मेन कारण होता है जो रिवॉल्यूशन का कि वहाँ की जो पब्लिक होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, उसके ऊपर जो है वो अत्याचार किए जाते हैं, वो परेशान होती है, इस वजह से उसके ऊपर। तो जो रिवॉल्यूशन होती है वो किस तरह से होती है, उसके मेन कारण ये होता है कि जो पब्लिक होती है उस पर जनता पे जो राजा होता है ना वो अत्याचार करता है, शोषण करता है, जनता को परेशान करता है। तो मेन कारण ये होता है जनता जो होती है परेशान होकर फिर रिवॉल्यूशन का रास्ता अपनाती है, क्रांति करती है, जिससे वो फिर जो राजा और जो भी होते हैं उन सबको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो कंट्रीज़ है वहाँ सब जगह ये चेंज, किसी भी तरह का जो चेंज है उसके लिए उनको रिवॉल्यूशंस का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी तरह से आज हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई की मॉर्निंग 1789, ये डेट जो है ना ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द सिटी ऑफ पेरिस शहर के अंदर वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, मतलब पूरा जो स्टेट था वो अलार्म के जैसे, मतलब पूरी उसमें हलचल मची हुई थी। द किंग हैड कमांडर ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, ठीक है। तो जो किंग ने ना कमांडर को जो कमांडर जो थे था ना सेना का, उसको आदेश दिया था सिटी में मूव करने के लिए। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। तो जो दंगाई जो थे ना, दंगे कर रहे थे, तो उनके लिए फिर आर्मी जो है उसको ऑर्डर दिया गया था कि वो ओपन फायर कर सकती है, मतलब जो भी लोग थे दंगा कर रहे थे तो सेना को ऑर्डर था कि आप उनको गोली मार सकते हो देखते ही, ठीक है। तो सम 7,000 मैन एंड वुमेन्स गैदर्ड इनटू फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए एंड डिसाइड टू फॉर्म ए पीपुल्स मिलिटिया। और किस तरह से एक मिलिशिया बोलते हैं इसको, कॉमन पीपल ही थे और ये ग्रुप में गए एक सैनिक के तौर पे, ठीक है, क्रांतिकारी जिसको बोलते हैं मिलिशिया, तो इसके रूप में इकट्ठे हो गए। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, और आर्म्स हथियारों की तलाश के लिए उन्होंने बहुत सारे जो बिल्डिंग्स थे गवर्नमेंट उनको तोड़ दिया पीपुल्स। और फाइनली जो सेवरल हंड्रेड, मतलब काफ़ी जो संख्या में लोग जो थे वो मार्च कर रहे थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी के अंदर और स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, ठीक है। जो बेस्टिल का जो फोर्ट था जिसको प्रिजन्स मतलब जेल के रूप में बनाया गया था, दे होप्ड टू फाइंड, उनको उम्मीद थी वहाँ पे उनको बहुत सारे हॉरर डेमिनेशन, मतलब बहुत सारे लार्ज स्केल पे उनको आर्म्स मिलेंगे और बहुत सारा उनको गोला बारूद और जो भी था वो मिलेगा। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड, आर्म से लड़ते हुए मतलब जब सेना है वो लड़ रही थी, द कमांडर ऑफ बेस्तिल वाज किल्ड, तो बेस्तिल जो किला था वहाँ का जो कमांडर था वो मारा गया। एंड द प्रिजनर रिलीज, और उसके अंदर जो प्रिजनर थे, कैदी थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, उनमें 7 ही कैदी थे, ठीक है। बेस्टिल का जो दुर्ग था ना, किला था, उसको जेल के रूप में बनाया था और उसका जो कमांडर था उसको मार दिया लोगों ने, और उसमें जो 7 कैदी थे उनको रिलीज़ कर दिया। येट द बास्टिल वाज हेटेड, अब जो बास्टिल जो था ना वो हेटेड था, सभी उससे नफरत करते थे। क्यों? इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग्स, ये जो है ना राजा की निरंकुश सत्ता पे खड़ा था, ठीक है, मतलब राजा की मनमानी का प्रतीक था, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा था इसके प्रति, तो उन्होंने इसको ढहा दिया। फोर्ट्रेस वाज डिमोलाइज्ड, फोर्ट जो था उसको डिमोलाइज कर दिया गया और उसके जो स्टोन थे स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट में उसके पत्थर बेच दिए गए। टू ऑल दोज हु विश टू कीप, अगर कोई किसी की इच्छा होती कि जैसे सॉर्नियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, मतलब जो ये बर्बादी जो थी कि किस तरह से जो किला था या जो राजा का निरंकुश जो किला था उसको ढाया गया, तो इसको अपनी याद के रूप में कोई रखना चाहता तो वो खरीदा, बाकी पत्थरों का क्या करता, ठीक है। तो उसके पत्थर भी बेच दिए लोगों ने। द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग्स बोथ इन पेरिस
जो दिन थे ना वो बहुत ही बुरे थे, या मतलब ख़राब हालत थी द कंट्री साइड, ठीक है। पेरिस और उसके आसपास का जो एरिया था ना, उसमें इन दिनों बहुत सारे दंगे हो रहे थे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, दंगे, लूट फसाड़, तो वो सारे दिन बहुत ख़राब थे, राइटिंग डेज थे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, जो ज़्यादातर जो लोग थे वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड जो रोटी का जो था ना मूल्य, वो बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत महंगाई कर दी थी उन्होंने। मच लेटर, थोड़ा दिन बाद में, वैन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, हिस्टोरियंस जब बैक में देखते हैं, दिस शो इट इज़ एज बिगनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट। ये मतलब एक इवेंट की चैन की स्टार्टिंग था कि लोगों ने ये जो ब्रेड वगैरह था यहाँ से उन्होंने अगेंस्ट, लोगों ने खिलाफ, राजा के खिलाफ जाना स्टार्ट किया। दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सिक्यूशंस ऑफ द किंग इन फ्रांस। फ्रांस का जो राजा था ना उससे परेशान थे। थ्रो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसेप्ट दिस आउटकम्स। तो ज़्यादातर जो लोग थे ना वो इसके, जो फ्रेंच का जो किंग्स था ना, इसके विरोधी थे। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, और ये जो कैसे हुआ, मतलब किस तरह से जो लोग हैं, देखो कोई भी राजा होता है एक दिन में तो उससे परेशान नहीं होते, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लेते हैं, क्योंकि राजा ही होता है सब कुछ करने वाला, तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड निकलता है, तो जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, और लास्ट जो उनके पास ऑप्शन होता है वही होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो उस टाइम फिर उनको ये बेस्टिल का जो किला दे रखा है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल सून आफ्टर, देखो ये दे रखा, सून आफ्टर द डिमोलाइजेशन ऑफ द आर्टिस्ट मेड, प्रिंट बनाई थी उन्होंने, एक पेंटिंग बनाई थी आर्टिस्ट ने कि किस तरह से, देखो इस किले को लोग है वो, यहाँ ये पब्लिक खड़ी है और यहाँ पे ये बेस्टिल के दुर्ग को ढहा रहे हैं, ठीक है। अब उस टाइम की जो सोसाइटी की हालत है वो दिखाएंगे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। तो फ्रेंच की जो सोसाइटी थी ना 18th सेंचुरी के अंदर, वो बता रहे हैं कि किस तरह से फिर क्या क्या घटनाएं हुई वो इन 1774। अब ये पीछे की बात बता रहे हैं कि घटनाएं किस तरह से हुई थी। तो 1774 के अंदर लुईस 16, लुई जो 16 था वो बर्बन फैमिली का किंग था, ठीक है। फ्रांस के अंदर जो डायनेस्टी थी वो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है। तो इनका जो राजा था वो लुई 16 बना 1774 के अंदर। असेंस द थ्रोन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा बना। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड, 20 साल का था। एंड मैरिड द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी, तो जो फ्रांस ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी उससे उसने शादी की। अपॉन हिज एसेशंस, उसके मतलब राजा बनने के बाद, द न्यू किंग फाउंड, नया जो राजा बना था, एट एम्प्टी ट्रेजरी, जब राजा बना तो जो खजाना जो था वो खाली था, भी राजकोष जो होता है ना पैसे, वो नहीं थे, खजाना खाली था। लॉन्ग ईयर ऑफ वार, लंबा जो युद्ध हो रहा था उस टाइम, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। हैड ड्रेन्ड द एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, तो ये जो लंबी लड़ाई चल रही थी, लॉन्ग ईयर ऑफ वार जो था ना, लंबे समय से युद्ध हो रहा था, तो उसके अंदर उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, तो जो फाइनेंस था वो ख़त्म हो गया। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेंटेज कोर्ट, एक बहुत ही शानदार जो महल बनाया था एक्स्ट्रावेंटेज, एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सैल, वर्सैल जो था ना, वर्साई वहाँ की एक जगह थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक महल बनाया था, पैलेस, ठीक है। तो वहाँ राजा और रहते थे, तो वो जो पैलेस था वो बहुत ही शानदार था, तो उसके मेंटेनेंस पे भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे, आलीशान था, ठीक है। लुइस अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, और अमेरिकन जो कॉलोनीज़ है ना उनकी भी हेल्प की थी, जो 13 अमेरिकन कॉलोनी है उनकी हेल्प भी फ्रांस ने की, तो उधर भी उनके पैसे लगे। टू गेन देयर इंडिपेंडेंट, अमेरिका को आज़ाद होने के लिए उन्होंने मदद की। फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, तो कॉमन एनिमी देखो, पहले यूएस से जो है वो भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है। और हम इंडिया भी जो है वो एंसेंट टाइम में ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो उस टाइम ब्रिटेन बहुत पावरफुल था, और जो फ्रांस था, फ्रांस जो था ना वो इसका दुश्मन था, तो ये दोनों फ्रेंड थे। तो इस तरह इन्होंने एक दूसरे की मदद की, और इस वजह से फिर इनका
मतलब पैसे भी लगे काफ़ी सारे। तो कॉमन एनिमी इनका ब्रिटेन था, उस टाइम पावरफुल था। द वार एडेड मोर देन ए बिलियन लिब्रे। लिब्रे क्या होती है? लिब्रे वहाँ की करेंसी थी, ठीक है। जो फ्रांस की करेंसी है वो लिब्रे है, जैसे इंडियन करेंसी रुपी है, तो ये फ्रांस की करेंसी है। तो ये जो वॉर था इसके अंदर क्या हुआ था, बहुत सारा उनके ऊपर भार बढ़ गया, बोझ और ज़्यादा, ऑलरेडी राइज टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे का, और ज़्यादा मतलब उनके ऊपर कर्ज बढ़ गया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट और लैंड। तो जो लोन जो था ना उस पर 10% जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ गया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged to spend an increasing percentage of its bus payments alone। तो इसने क्या किया फिर, अपने जो लोग गवर्नमेंट जो थी ना, इसने बजट के अंदर इंटरेस्ट जो था ना बढ़ा दिया। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, उनके जो रेगुलर खर्च, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, सेना जी थी उस पर भी वो खर्च करते थे। कोर्ट महल पे जो खर्चा होता है, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटी उनको चलाने का उनका खर्चा। द स्टेट वॉज फोर्स्ड इन इंक्रीज टैक्स। तो इसके लिए जो स्टेट है उसको टैक्स बढ़ाने पड़े। तो ये टैक्स किससे लेते थे? वो जनता से लेते थे। पैसा कहाँ से आता है? जनता के टैक्स से आता है। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। और उसके बाद में 18th सेंचुरी के अंदर ये 3 स्टेट में डिवाइड हो गई, एंड ओनली मेंबर ऑफ 3rd स्टेट पेड टैक्स। और ये अनफेयर था कि एक तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, दूसरा ये था कि इसको 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया, और जो तीसरा स्टेट था ओनली वही टैक्स पेड करेगा, बाकी जो 2 स्टेट है वो टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये उनको दिया गया था। देखो ये फिगर के अंदर दे रखा है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट के अंदर आते थे क्लेरगी, जो चर्च वाले थे। सेकंड स्टेट क्या आता है ना, नोबिलिटी, जो राज परिवार से या जो उच्च पोस्ट पे थे या लोअर अपर कास्ट के जो लोग थे वो आते थे। और थर्ड जो स्टेट थे उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट कर दिए गए। थर्ड स्टेट वाले जो लोग हैं उन्हीं को टैक्स पे करना होता था। उसके अंदर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल और लॉयर्स ये आते थे। इसके सेकंड पार्ट के अंदर पीजेंट एंड आर्टिशियंस आते थे, किसान और जो आर्टिशियंस है वो आते थे। और जो थर्ड वाला था स्मॉल पीजेंट, छोटे किसान, लैंडलेस लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वैसे मज़दूर, नौकर, मजदूरी करने वाले, सर्वेंट, ये सारे आते थे। तो ये कहाँ से टैक्स पे करते? तो इनके ऊपर टैक्स का जो है वो भार बढ़ा दिया गया। तो जो है 3 स्टेट में डिवाइड कर दी गई थी सोसाइटी, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ द स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम, जो फेडरल सिस्टम के अंदर थी। देन डेटेड बैक टू द मिडिल एज। द टर्म ऑफ ओल्डरिज्म इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, ठीक है। इस तरह से जो है सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था। फिगर 2 जो है शो करता है हाउ द सिस्टम ऑफ ईस्टर्न स्टेट। अभी हमने देखा था फिगर जो है ना, ये फिगर 2 ही था जो हमने देखा था कि इसमें किस तरह से जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया था, किस तरह से स्टेट ऑर्गेनाइज किए गए थे। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो 90% पॉपुलेशन है वो तो पीजेंट्स की थी। हावेवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड, और उनके पास में कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास खुद की भूमि थी, ज़मीन थी, और वो कल्टिवेटेड मतलब खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड, और जो लगभग 60% जो ज़मीन थी वो नोबल्स लोगों की थी, चर्च की थी, एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट की जो अमीर आदमी थे उन लोगों की थी। तो ठीक गरीब इंसान के, गरीब किसानों के पास तो कुछ था ही नहीं। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट, जो पहले जो 2 स्टेट के जो मेंबर थे, दैट इज़ द क्लेरिगी, चर्च वाले और नोबिलिटी, एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज मतलब उनको जो पूर्वजों से जो भी संपत्ति मिली हुई है, जो भी अधिकार मिले हुए हैं ना, उनको एंजॉय कर रहे थे बाय बर्थ, कि जन्म से वो राज परिवार में जन्मे हैं, जन्म से वो चर्च से संबंधित है, तो उन्हीं को ये हक है। The most important of these was exemptions from paying taxes to the state। तो उनको छूट मिली हुई थी टैक्स पे करने में भी, मतलब उनको टैक्स नहीं देना था। The noble further enjoyed federal privilege, ठीक है, तो वो एंजॉय कर रहे थे। These included federal dues which they extract from peasants. Peasants were obliged to render service to the lord।
पीजेंट्स जो थे ना वो मतलब अपने जो मालिक है उसकी सर्विस करने के लिए मजबूर थे। टू वर्क इन हिज हाउस, अपने घर पे भी काम करवाते थे और फील्ड में भी काम करवाते थे। टू सर्व इन द आर्मी, आर्मी में भी काम करवाते थे। और पार्टिसिपेंट इन द बिल्डिंग रोड्स, तो मतलब किसानों से सब तरह का काम करवाया जाता था। द चर्च टू एक्सट्रेट इट्स शेयर ऑफ टैक्स कोल्ड टाइथ, ठीक है। तो जो चर्च का जो शेयर होता था ना उसको टाइथ बोलते थे, मतलब चर्च के नाम पे भी उनको टैक्स देना पड़ता था। फ्रॉम द पीजेंट्स किसानों को भरना पड़ता था चर्च के लिए। द फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, तो जो थर्ड स्टेट के जो ऑल मेंबर्स हैं ना उनको टैक्स पे करना पड़ता था। दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते थे टाइल, ठीक है। तो जो डायरेक्ट टैक्स था उसका नाम टाइल था, और जो चर्च को जो टैक्स पे करते थे उसका नाम टाइथ है। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे विच वर लेव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शंस। एवरीडे कंजप्शन मतलब डेली यूज की जो चीज़ें थी उनके ऊपर भी वो टैक्स लगा देते, लाइक सॉल्ट एंड टोबैको। इन चीज़ों पे भी जो डेली यूज़ के लिए, जैसे नमक है, तंबाकू है, तो इनके ऊपर भी डेली यूज़ की चीज़ों पर भी टैक्स लगा देते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोंग, तो जो सारा का सारा जो टैक्स का फाइनेंस का जो भी बर्डन था वो एक ही थर्ड स्टेट पे लाद दिया गया था। तो मतलब जो थर्ड स्टेट था उसको काफ़ी परेशान किया गया फाइनेंशियली तरीके से, ठीक है। तो इधर न्यू वर्ड्स आएंगे, हमको ये भी देखना है, ये जो न्यू वर्ड्स हैं हमको ये भी देखना है, ठीक है। न्यू वर्ड्स के अंदर हम देखेंगे लिवरे, ठीक है। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूज इन 1794, तो ये जो है ना लिवरे करेंसी है यहाँ पे। क्लेगरी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, चर्च से जो संबंधित व्यक्ति थे जैसे पुजारी वगैरह होते हैं ना। तो टाइथ ए टैक्स लेव्ड बाय द चर्च, ठीक है। एग्रीकल्चर, जो टैक्स टाइथ जो था ना वो 1/10 लिया जाता था, और टाइल जो था ना वो पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ठीक है। तो ये तो चर्च के लिए लिया जाता था और ये टैक्स जो है स्टेट के लिए लेते थे। तो इस तरह से जो है ना लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। ये एक पिक्चर है, इसमें दिखा परेशान किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रगल करने के लिए, जीने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। द पॉपुलेशन इस फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो रोज़, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी रोज़ अबाउट 23 मिलियन 1715 टू 28 मिलियन हो गई 1789 को, मतलब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई थी। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब इस तरह की जो रैपिड इंक्रीज जो बढ़ी हुई जो संख्या थी, तो इनको खाना भी चाहिए था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस, मतलब प्रोडक्शन जो था वो नहीं ज़्यादा नहीं था जितनी की इनकी डिमांड थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, जो रोटी खाना जो था ना उसकी वो जो स्टेपल राइट ऑफ मेजोरिटी रोज़ रेपिडली, तो मतलब पैसे बढ़ते जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप, ज़्यादातर जो एम्प्लॉय थे वो मज़दूर थे वर्कशॉप के अंदर। वूज ओनर फिक्स्ड देयर वेज, उनकी जो मजदूरी फिक्स थी, दैनिक मजदूरी जो होती है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ प्राइसेस, जिस तरह मतलब मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती थी, जब उनकी प्राइस बढ़ जाती है ना, जैसे महंगाई बढ़ती है तो मजदूरी बढ़ा दो, ऐसा नहीं था, वो एक फिक्स ही करके छोड़ दी थी। बट वेटेज डिड नॉट कीप, ये हो गया। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइंडेड, मतलब जो गरीब और अमीर का जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता जा रहा था। थिंग्स बिकम वर्स वेनेवर ड्रोट और हेल्थ रिड्यूस, और जब जब मतलब सूखा पड़ जाता था तब तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। रिड्यूस द हार्वेस्ट, मतलब फसल जो है वो ख़राब हो जाती थी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। एक तो वो टैक्स कैसे पे करते, ऊपर से महंगाई थी तो वो खाते क्या, ठीक है। तो दिस लेड टू सब कॉन्स्टेंट क्राइसिस, मतलब चारों तरफ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सम टाइम दिस ऑक्यूर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रेंच ड्यूरिंग द ओल्ड एज में, तो जो पुराना जो कारण था, मेन कारण वो यही था, ठीक है। हाउ ए सब्सटेंस क्राइसिस हैपन, अब जो सब्सटेंस क्राइसिस है वो कैसे होती थी वो दिखाया गया कि बैड इन हार्वेस्ट, अगर ख़राब फसल हो जाती है, ठीक है। ये डायग्राम दिखा के बहुत अच्छा है कि
फसल अगर ख़राब हो जाती है तो क्या करते हैं, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, तो ज़्यादा टाइम तक वो ब्रेड नहीं खा सकते, खरीद सकते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। और डिजीज़ एपेडमिक, महामारी हो जाती थी तो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी। तो किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो जो क्राइसिस थी वो सिर्फ जो थर्ड स्टेट था उसके लिए थी, ठीक है। थर्ड जो स्टेट है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान था। नेक्स्ट है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवेसिंग एंड एन एंड ऑफ प्रिविलेजिंग। एक जो है ना, इन सब के बीच में एक मिडिल क्लास जो है वो ग्रो करने लग गया, ठीक है। इन द पास्ट peasants and worker has participated in the revolts against increasing tax and food scarcity। मतलब जो खाने की कमी और जो टैक्सेस बढ़े हुए थे, इनके लिए, इनके खिलाफ जो है ना, एक वर्कर और पीजेंट्स की ने रिवोल्यूशन में भाग लिया। बट दे लैक्ड द मीन एंड द प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग आउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक जो चेंज है ये लाना ज़रूरी था। दिस वॉज लेफ्ट वूज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड टू बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन इन न्यू आइडियाज़। अब हमने देखा था जो थर्ड स्टेट है उसके अंदर भी 3 कैटेगरी के लोग थे, ठीक है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट वाले थे वो लॉयर और एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो उनको तो फैसिलिटी मिली हुई थी। और जो सेकंड वाले थे वो थोड़े से ठीक थे। और जो थर्ड वाले थे, जो थर्ड स्टेट के अंदर भी जो अलग अलग कैटेगरी थी, तो उसके अंदर ये जो संपन्न थे, प्रॉस्पेरस जो लोग थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। द 18th century विटनेस द इमर्ज ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड मिडिल क्लास। तो 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो सोशल ग्रुप बना जो मिडिल क्लास बना बाद में। वो अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, मतलब समुद्र से वो जो व्यापार करके और वो जो थे कमाते थे, ठीक है। फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, सच एज वूलन, ऊन, सिल्क, टेक्सटाइल, सिल्क के कपड़े, उनके कपड़े, एंड दे वर एक्सपोर्टेड और बोट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो कुछ इसमें एक नई कैटेगरी बनी जो अपने लिए बिजनेस करने लग गई थी, क्योंकि वो एजुकेटेड तो थी इसलिए। इन एडिशन द मर्चेंट और मैन्युफैक्चर्स का काम होने लगा। द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज लॉयर। और इसके अंदर जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें प्रोफेशंस जो भी थे काम से रिलेटेड, लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ये सारे थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी। तो ये उसमें विश्वास करते थे कि कोई भी सोसाइटी में ग्रुप नहीं होता है, शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। तो मतलब कोई भी ग्रुप नहीं बनना चाहिए सोसाइटी में से जो जिनको जन्म से ही कुछ अधिकार हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिख के मेहनत करके ये सब करा था, तो ये नहीं मानते थे इसको। रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो सोशल जो पोजीशन होती है ना, वो इसकी मेरिट यानी काम के अकॉर्डिंग डिसाइड की जानी चाहिए। दीज आइडिया एनवाइसिंग्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम। तो ये जो आइडिया था ना उनका, वो था सोसाइटी के अंदर फ्रीडम और इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो थी सबके लिए, वर्क पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक रसो। तो ये जो मिड के जो लोग थे ना, जिन्होंने पढ़ा और लॉयर बने, वह बिजनेस करने गए, तो उन लोगों ने कहा कि प्रिविलेज किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, जो काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से पोस्ट मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फिर इक्वल लॉ, सबके लिए कानून समान है, और फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाई। तो इसके अंदर जो इनके जो फिलोसफर जो थे ना, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो, उनसे मिलते हैं। इन हिज टू ट्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो लॉक था उसने अपनी बुक लिखी थी, उसके अंदर लिखे थे टू ट्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट, ये उनकी बुक थी। इसके अंदर साउथ टू बताया था कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स, जो अधिकार होते हैं ना उनको किस तरह से डिवाइड करने ऑफ मोनार्ची के अंदर। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड। इनके जो आइडियाज़ हैं उसको रूसो आगे ले गया। प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक समझौता के हिसाब से चलनी चाहिए बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और उस हिसाब से गवर्नमेंट चलाते हैं। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू की बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज। ये बुक्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो इन्होंने जो डिवीज़न कर दिया गया था, इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा था कि जो भी लॉज थे ना वो सबको अलग अलग बांट दिए जाने चाहिए। लेजिस्लेटिव के अलग होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव के अलग होने चाहिए, और जुडिशरी जो होती है ना उनका काम अलग होना चाहिए, जिससे फिर ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सके। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए, और ये जो मॉडल था ना ये यूएसए में अपनाया गया। आफ्टर द 13 colonial डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, जब ये यूएसए इंडिपेंडेंट हो गया था तो उसके बाद में इन्होंने इसको अपनाया था। द पावर ऑफ सेपरेशन था। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी, अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी में ये गारंटी। इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। तो इंडिविजुअल जो होते हैं ना, व्यक्तिगत अधिकार, हर व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, तो इनके बारे में जो पॉलिटिकल थिंकर है उन्होंने फ्रांस में भी इसको लागू करने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। द आइडिया ऑफ दीज philosophers was discussed intensively in सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउस। तो सैलून्स और कॉफ़ी हाउस में इनके जो आइडियाज़ थे ना उनको डिस्कस किया जाता था। एंड स्प्रेड अमंग द पीपल्स थ्रू बुक्स, और लोगों को बुक्स में डिवाइड किया जाता था। बुक्स एंड न्यूज़पेपर से लोगों तक पहुंचाया जाता था। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप, और ग्रुप में ये लोग इस पर डिस्कस करते थे, फ्रेंकली रीड करते थे, मतलब जिससे लोगों के अंदर जागरूकता फैले। बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड द न्यूज, और जो पढ़ लिख नहीं सकते तो उनको वो पढ़ के सुनाते थे, जिससे लोग हैं अवेयर हो। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, तो जो न्यूज़ थी कि जो लुई 16 है वो प्लान कर रहा है इम्पोज करने के लिए टैक्स जो है ना उनको बढ़ाने के लिए, टू एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, गारंटी एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। और इसके अंदर जो ये था कि किस तरह से जो सिस्टम है उसके खिलाफ लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो लोग हैं उनके अंदर जो है एक माहौल तैयार हो रहा था रिवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।